जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो बातें बताई थी, ठीक है, वो तो कंप्लीट हो ही गया था। अब हमारी ये कोशिश है कि जो संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि अब इसमें 2-3 आयोग का नाम बोलूँगा मैं, जैसे कि SK धर आयोग है, और आपने सुना होगा JBP समिति बनी थी, और फजल अली आयोग है। तो इनके क्या क्या काम थे, क्या क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके माध्यम से जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और जो अन्य राज्यों का भाषा का आधार पर गठन हुआ, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और एक बार और हम आपके लिए बताएंगे कि आखिर जो आज जो वर्तमान में आप राज्य देख रहे हो, तो उन राज्यों का जो कह सकते हैं, जो मतलब आज जो नया स्वरूप बना है, वो कौन सा राज्य किस राज्य से निकल के बना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरात बना है। तो आज मैं आपको कई सारे फैक्ट बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा और एक कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो पहली तो हम यही बात करते हैं, अगर हम संघ राज्य क्षेत्र को पढ़ने से पहले यदि हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड इन द सेंस, किस सेंस में बैकग्राउंड देखें, जैसे बैकग्राउंड देखें इस सेंस में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय देश में स्थितियां कैसी थीं। अगर आपको यदि इन आयोगों के बारे में आपको दिख रहा होगा, धर आयोग है, JBP समिति है, फजल अली आयोग है, तो यदि इनको देखना है तो सबसे पहले आपको 1950 का दौर थोड़ा याद करना पड़ेगा। दौर क्यों याद करवा रहा हूँ? क्योंकि दौर इसलिए याद करवा रहा हूँ, जब संविधान हमारा लागू हुआ तो क्या हुआ था, ये आज़ादी के समय से ही परिस्थितियाँ ऐसी बनने लगी थी कि जो राज्य थे वो ये कह रहे थे कि हमको भाषा के आधार पर हमारे लिए अलग राज्य बना दो। तो उस समय तो पॉसिबल नहीं था तुरंत ही, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि फाइनली हमको 1953 में हमको आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसमें कि कंडीशन किस किस प्रकार से कंडीशन घटी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक यही है, पहला टॉपिक यही रहेगा इसमें कि धर आयोग। आखिर इस आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? जो इसके जो अध्यक्ष थे वो SK धर थे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। कंडीशन वही थी, आज़ादी के बाद क्या हुआ था, जो खासकर दक्षिण भारत के राज्य थे वो ये मांग करने लगे कि हमारे लिए क्या है, अलग से राज्य बनाओ, हमारे लिए भाषा के आधार पर हमारे राज्य बनाओ। तो उन्हीं को जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं सब जो बातों का निस्तारण करने के लिए एक आयोग गठन किया, उसका नाम था धर आयोग। इसका गठन कब हुआ है, डेट आपको याद रखनी है, जून 1948 में इसका गठन होता है, और SK धर इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? उसके बाद आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी, यानी कि जून 1948 में इस आयोग का गठन हुआ और दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो, ठीक है। यानी कि जो SK धर आयोग बना तो उसने एक बात बोली कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए हमें भाषा के आधार पर पुनर्गठन ना करके हमें प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना है। उनका कहने का मतलब सही था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दौर में यदि हम देखें तो घटना इस प्रकार से घटी थी, त्रासदी कह सकते हैं, एक इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा, तो इस वक्त तनाव चल रहा था। क्योंकि शासन करना क्या होगा, यदि हमें राज्यों का गठन अगर तुम प्रशासनिक आधार पर करोगे तो क्या होगा, तो तुम आसानी से क्या होगा, तुम चारों तरफ से कंट्रोल कर सकते हो आसानी से, ठीक है। लेकिन यदि हम भाषा का आधार पर अलग कर देंगे तो परेशानियां क्या बढ़ जाएंगी। तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला, देखो क्वेश्चन आएगा कि SK धर आयोग का पहली बात तो यही पूछ लेगा गठन कब हुआ था, आपसे गठन पूछ लेगा, लेकिन रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन आपको याद रखना है 1948 में दिसंबर में इसने रिपोर्ट दी अपनी। हाँ, एक चीज पूछेगा इससे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि धर आयोग सफल हुआ या असफल हुआ। अब देखो, अब सोचने वाली बात है, क्योंकि राज्य जो थे वो तो ये कह रहे थे कि हमको भाषा के आधार पर अलग कर दो, लेकिन इस धर आयोग ने ये बोला कि नहीं, हम आपको भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, हम आपको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आपका पुनर्गठन करेंगे। ऐसा बोलेंगे तो तुम्हें लगता है कि कोई बात मानेगा?
तो इस चक्कर में लोगों ने बात नहीं मानी और ये हो गया असफल, यानी कि जो धर आयोग बना था वो हो गया असफल। अब धर आयोग बनने के बाद अब परिस्थितियां और विकट होने लगी। उसके बाद फिर एक जेबीपी समिति बनी, ठीक है, जेबीपी समिति बनी। देखो आपको क्रम भी याद रखना है, पहले धर आयोग बना है, फिर बनी है जेबीपी समिति। इस जेबीपी समिति का मतलब क्या है, ठीक है, आपसे कभी कभार ये इसका पूछ लेता है, जेबीपी समिति का मतलब क्या है, आपको बताता हूं इसका जेबीपी समिति का मतलब क्या है। देखो जेबीपी समिति यदि हम बात करें, जे से मीन्स हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टामी सीतारमैया। 3 लोग थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारमैया। आप इन दो के बारे में जानते होंगे, लेकिन पट्टामी सीतारमैया के बारे में मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि ये वही व्यक्ति थे जिनको सुभाष चंद्र बोस और 1938 में, सुभाष चंद्र बोस 1938-39 की घटना है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में जो कह सकते हैं एक मतलब मतभेद हो गया था। गांधी जी चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस को हम अध्यक्ष बनाए कांग्रेस का, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे अध्यक्ष। तो उस दौर की ये घटना है, मैं आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ, आप थोड़ा याद कर लें, इतिहास से भी इनका लिंक है। ये 3 लोग थे कमेटी में। जवाहरलाल नेहरू, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेबीपी समिति से क्या आशय हैं या इनमें कौन कौन सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारमैया। अब इसका देखो, उसने एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंप की है, दिसंबर 1948 में, तभी इसका गठन होता है। यानी दिसंबर 1948 में समिति का गठन होता है और अप्रैल 1949 में रिपोर्ट देती है। और इसने भी क्या किया, वही बात दोहरा दी कि हम भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं करेंगे। मतलब जो बात एस के धर आयोग ने बोली वही बात इसने बोली, लेकिन इसके बोलने में और इसके बोलने में एक अंतर हुआ, क्योंकि अब दक्षिण भारत के लोगों को ये लगने लगा था कि जब एस के धर आयोग बना उसने भी यही बोल दिया कि हम पुनर्गठन करेंगे तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करेंगे। अब ये जेबीपी समिति बनी, इसमें तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पुनर्गठन जो भाषा थी उसको अस्वीकार कर दिया। इन परिस्थितियों को देख करके क्या हुआ, एक गांधीवादी नेता थे पुट्टी श्री रामुल्लू, उन्होंने क्या करा, वो 56 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए कि अब हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सिचुएशन को देखते देखते और मांग तेज उठने लगी, फिर फाइनली में आकर उसके बाद क्या हुआ, सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है। जब सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल होगी, फिर उसको देखते हुए फिर सरकार को मजबूरन, ध्यान रखना, सरकार को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा। आगे आप खुद देखो, यहाँ पे सरकार को फिर मजबूरी में आके क्या करना पड़ा है। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना पड़ा। मद्रास में तेलुगु भाषा बना था, मद्रास से अलग होकर क्या बना है, आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषा थी यहाँ पे। और 56 दिनों की भूख हड़ताल पुट्टी श्री रामुल्लू ने की थी, इनका हो गया था निधन। अब ये परिस्थितियां ऐसी बन गई, अब आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया, गठन हो गया। लेकिन अब और भी तो राज्य थे जो मांग कर रहे थे, अब तो और मांग होने लगी। तब सरकार को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए एक आयोग बना। आयोग का नाम क्या था, आयोग का नाम था फजल अली आयोग, ठीक है। आयोग का आपको थोड़ा नाम याद रखना है, आयोग का नाम था फजल अली आयोग। इस फजल अली जो आयोग था, इसकी बातों को आपको याद रखना है। देखो फजल अली आयोग बना, इसमें सदस्य आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना इसमें 3 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर, फजल अली और हृदयनाथ कुजरू। मतलब पूछा जाएगा आपसे कि जो फजल अली आयोग बना था, क्या ये एक सदस्य था या बहुसदस्यीय था या फिर और सदस्य, तो आपको बताना है। ये जो आयोग था फजल अली आयोग, ये बहुसदस्यीय था। यानी बहुसदस्यीय मतलब क्या है कि इसमें 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली स्वयं थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुजरू, ये 3 लोग थे। इसमें गठन क्यों किया गया इसका,
आंध्र प्रदेश के गठन के कारण अन्य राज्यों से मांग उठने लगी। वही बात, जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो अन्य प्रदेश भी मांग करने लगे, तो उन मांगों को पूरा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अब इसने 1955 में रिपोर्ट पेश की और कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। ध्यान रखना, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है। देखो, एसके आयोग बना, जेबीपी समिति बनी और फजल अली आयोग बना। तो पूछा जाएगा कि इनमें से किसका संबंध राज्यों के पुनर्गठन में भाषा का आधार बना। ध्यान रखना, फजल अली आयोग। ठीक है, तो फजल अली आयोग ने कहा था ठीक है, अब जो राज्यों का जो पुनर्गठन होगा उसका जो आधार बनाया जाएगा वो भाषा को बनाया जाएगा। लेकिन इसने कुछ कंडीशन रख दी। कंडीशन कौन कौन सी, उन कंडीशन को आपको याद रखना है, क्योंकि ध्यान रखना आपसे कंडीशन से ही क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। लेकिन उसने एक भाषा एक राज्य के कंसेप्ट को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि उन्होंने कहा कि एक भाषा और एक राज्य को हम अस्वीकार करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य में एक ही भाषा हो, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, अब तुम सपोज करो ये कोई राज्य है, अब एक राज्य में ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग होंगे, वहाँ क्या होगा, विविधता होगी। कोई तमिल बोलता होगा, कोई तेलुगु बोलता होगा, कोई कुछ हिंदी, कोई कुछ बोलता होगा। तो ऐसे क्या होगा, यदि एक ही भाषा का यदि वर्चस्व होगा, यदि एक ही भाषा के आधार पर गठन कर दोगे तो क्या होगा, इससे समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या खड़ी हो जाएगी तो इसीलिए क्या कर दिया, लोगों में जो भाईचारे की भावना है उसमें खटास आ सकती है। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ, एक भाषा एक राज्य को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। यानी ये बोला हम आपकी बात को मानते हैं, एक भाषा एक राज्य के स्वीकार को हम अस्वीकार करते हैं, हाँ भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने को हम तैयार हैं। देखो, 4 बड़े कारण कहे गए कि एक भाषा और एक राज्य को हम स्वीकार कर रहे हैं। पहला क्या है कि देश की एकता और सुरक्षा, उसका संरक्षण करना है हमें, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, वित्तीय आर्थिक या प्रशासनिक तर्क दिए, उसके बाद लोक कल्याणकारी योजनाओं का इन्होंने हवाला दिया कि ये सब कारण हैं, इसलिए हम इस चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, एक और बात आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है, जो फजल अली आयोग बना था इसने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना, इस पर डबल स्टार लगा लेना। तुमसे पूछा जाएगा कि जो फजल अली आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी या फिर जो बात बोली, तो कितने राज्यों की बात कही थी उसने, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही थी। उसके बाद होता क्या है, फिर 7वां संविधान संशोधन के द्वारा का, खा, गा की दूरी समाप्त कर और वह घा को भी खत्म कर दिया गया। मतलब इनका मतलब क्या है, क्योंकि जब देश जब आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो 4 कैटेगरी बनाई गई थी। मतलब का वर्ग राज्य, उसमें का वर्ग के राज्य थे, खा वर्ग के राज्य थे, घा वर्ग के राज्य थे और अंत में अंडमान निकोबार घा वर्ग का राज्य था। यानी कि अब क्या हुआ, का, खा, घा ये समाप्त कर दिए गए। 1 नवंबर 1949 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि जो फजल अली आयोग है उसने जो अपनी जो बात बोली तो उसमें केवल कितने राज्यों की बात कही थी, उसने कहा था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने हैं। लेकिन ये बात नहीं मानी इनकी और फाइनली क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने और 6 यूटी। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भाषाई आधार पर जब पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्यों का निर्माण हुआ, तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आपको इसे इतना ही पढ़ना है, इनफ है इतना किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब पीटी के हिसाब से। ठीक है, अब आपको बात है समझ में आई, मैं एक बार दोहरा दूंगा, चिंता मत करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको थोड़ी दिखाएं, इसमें कुछ चीज़ें दिखाएं। क्या है इसमें, अब मैं बात करूंगा कि किस राज्य से, जैसे कि 1956 के बाद जो नए राज्य बने और केंद्र शासित प्रदेश बने, तो किस राज्य से कौन सा राज्य बनाए कट करके, किस राज्य का नाम चेंज कब कब हुआ है, तो ये सारी बातें इसमें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इससे क्या होगा, कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन कई सारे बनेंगे। डोंट वरी, आप चलते रहिए हमारे साथ, ठीक है। और हम शुरुआत करते हैं अब इसी से। अब हम शुरुआत करते हैं,
ठीक है, तो देखो 15वां राज्य बना था पुनर्गठन के आधार पर, कौन सा? गुजरात। 15वां राज्य बना था गुजरात, बंबई से अलग हुआ था। ध्यान रखना, जो आज का आप गुजरात देखते हो वो बंबई से अलग हुआ था। इस पर स्टार लगा लेना, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गुजरात का निर्माण हुआ था वो किस राज्य से हुआ था? बंबई राज्य से। अगला है, यदि हम अगले की बात करें, अगला है, चलो ठीक है, यदि हम अगले की बात करें तो अगला है दादर नागर हवेली। ये पहले क्या था? ये पुर्तगाल का शासन था, मतलब 1954 से पहले यहां पर क्या था? मतलब आजादी के बाद भी यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। तो इन पुर्तगालियों से जब भारत ने 1954 में भारत में बनाया और इसको क्या बना दिया? 10वां संविधान संशोधन हुआ और 1961 में, और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यानी कि ध्यान रखना, पुर्तगाल को भारत में मिलाया गया था तो संविधान संशोधन करना पड़ा, 10वां संविधान संशोधन करना पड़ा और 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि दादर नागर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन था। फिर दमनदीप की बात करते हैं हम। दमनदीप में क्या हुआ? 12वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1962 में और तब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना गया। गोवा को 1997 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, इतने फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फैक्ट ही हैं, तो मुझे कंसेप्चुअल इसमें कुछ बताना नहीं है। अब पुडुचेरी की बात करते हैं। भारत में पुडुचेरी कराईकल, माहे, यनम के रूप में जाना गया। ध्यान रखना, जो पुडुचेरी था, देखो इसकी बड़ी विशाल वो है, बात है इसकी, क्या बात है इसकी विशाल, क्योंकि जो पुडुचेरी था ना, ये क्या हुआ था, या इस तरीका से माने हम तो ये बटा हुआ था इस तरीका से, कुछ राज्य यहाँ थे इसके, कुछ राज्य यहाँ थे, कुछ राज्य यहाँ थे इसके, इस तरीका से, मतलब इसके जो डिस्ट्रिक्ट थे वो एक ही जगह नहीं थे, लेकिन कौन कौन से थे? कराईकल, माहे, यनम। आपको नाम याद रखना है कि पुडुचेरी जो है किन किन राज्यों से मिलकर बना है? कराईकल, माहे, यनम। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में और ये संघ शासित प्रदेश बन गया पुडुचेरी। फिर अब बात करते हैं नागालैंड की बात करें हम, यदि हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का भी हम थोड़ा देख लेते हैं। नागालैंड का हम देखें इन द सेंस की, ये नागालैंड का हम देखें तो नागालैंड 16वां राज्य बना, ठीक है, 1963 में। इतने फैक्ट हुए क्लियर। अब हम अगला देखते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 1956 में 17वां राज्य बना हरियाणा, 1965 में चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश, ये राज्य बने। आपको क्रम याद नहीं रखना याद है, बस आपको इतना याद रखना है कि बस हाँ ये केंद्र शासित प्रदेश बने। अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं, हल्का सा, थोड़ा हल्का जूम करूँ इसे, हल्का जूम, क्योंकि अच्छा थोड़े कम दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात करें हम, देखो शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आप इस पर स्टार लगा लेना कि कौन सा आयोग था, किस आयोग की सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। तो ध्यान रखना, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, उसके बाद यदि हम थोड़ा और बात करें, यहां पे कौन कौन से राज्य और बने, सिक्किम। सिक्किम की घटना मैंने आपको पहले बताई थी, चोग्याल वंश का शासन था, राजाशाही थी। 35वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 1975 में जनमत से यहां चोग्याल वंश का शासन हुआ, वो खत्म किया गया और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है और ये हमारा 22वां राज्य बना। अब एक बात याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहीं से कई बार, क्वेश्चन सिक्किम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है जो सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है वो किस संविधान संशोधन से मिला है? तो 36वें, यानी कि सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला है वो मिला है 36वें संविधान संशोधन से। और जो स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब मिला है? वो मिला है 1935 के संविधान संशोधन अधिनियम से, और ये 22वां राज्य बना हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। और हम थोड़ा अब ये बात कर लेते हैं, अब 2000 में, सन 2000 में कुछ राज्यों का और हुआ। सन 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं हम। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और 26वां राज्य बना, यानी कि मध्य प्रदेश से जो अलग होने वाला राज्य था वो छत्तीसगढ़ था। यानी कि ध्यान रखना,
जो आज का छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश से क्या हुआ? उत्तराखंड। उसके बाद बिहार से क्या अलग हुआ? झारखंड। आपको याद रखना है, यानी कि एमपी से छत्तीसगढ़ बना, यूपी से उत्तराखंड बना और बिहार से क्या बना? झारखंड। ठीक है। और यदि हम अगले एक और फैक्ट की बात करें, अब हम बात आती है तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य का दर्जा मिला इसे, लेकिन अब तो 28 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, यानी तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब देखो, जम्मू और कश्मीर 1954 से लेकर के 2019 तक भारत का, देखो अगर हम थोड़ा बात करें, क्योंकि 2019 तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन क्या हुआ, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर विधानसभा थी, ठीक है, उसे सहित क्या किया, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और उस आधार पर अब जम्मू कश्मीर में दो बना दिए गए। एक तो जम्मू कश्मीर, देखो एक तो बना दिया जम्मू कश्मीर, ये वाला सेक्शन, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये बना दिया लद्दाख। मतलब जो जम्मू कश्मीर का जो पश्चिम वाला भाग है, यानी कि ये पश्चिम वाला भाग है, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर, और जो पूरब वाला भाग है ये बना दिया लद्दाख। तो दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आगे इसमें लिखा भी है, नोट कर लेना आप चाहो तो इसे, ये है, देखो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, याद रखना है। अब 2020 में क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के, एक मिनट, ठीक है, 2020 में क्या हुआ, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इसमें, देखो 2020 में क्या, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया। इस विलय के आधार पर फिर से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। आपको याद रखना है कि 2020 में क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय एक कर दिए गए दोनों, और संख्या कितनी हो गई अब 8, यानी केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है 8। अब कुछ नामों में परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि यूपी का पहले नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या है। ठीक है, तो कुछ नाम में परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखना। जो संयुक्त प्रांत जिसका सबसे पहली बार परिवर्तन किया गया वो यूपी था, ध्यान रखना। मतलब यूपी का जो पहले नाम था वो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस। 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश का 1950 से पहले का नाम था संयुक्त प्रांत, 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। मद्रास का क्या नाम हो गया, तमिलनाडु। मैसूर का क्या हो गया, कर्नाटक। आपको डेट याद नहीं रखनी है, इतना याद रखना है बस, पूछा नहीं जाएगा तुमसे। मद्रास का नाम क्या था, तमिलनाडु। मैसूर का क्या नाम था, कर्नाटक। और लक्षद्वीप मिनिकाय, इनका क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप। मतलब लक्षद्वीप मिनिकाय एवं अमीनी द्वीप, ये नाम था लक्षद्वीप का पहले। ठीक है, अब क्या नाम कर दिया गया, सीधा लक्षद्वीप नाम छोड़ दिया गया। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब दिल्ली का जो नाम था, ध्यान रखना, दिल्ली का जो आज तुम देखते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये जो नाम पड़ा है, एक संविधान संशोधन करना पड़ा था, 69वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 1991 में, तब से दिल्ली का नाम क्या पड़ा है, एनसीआर। मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो नाम पड़ा है वो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पड़ा है। वर्तमान में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था या पूर्व में नाम क्या था, उत्तरांचल। ठीक है, जो आप पुडुचेरी देखते हो, पुडुचेरी का पहले नाम क्या था, पांडिचेरी। और जो उड़ीसा, जो इस समय जो उड़ीसा है, इसका पहले, देखो अब हम क्या लिखते हैं, इस समय यदि हमें लिखना हो तो हम इस तरीका से लिखते हैं, ये हमारा सही होता है, ओडिशा। ओके, लेकिन पहले क्या नाम था इसका, पहले लिखते थे हम उड़ीसा। तो उड़ीसा को खत्म कर दिया गया है नाम को, अब क्या बोल लिखते हैं हम, ओडिशा। तो ये सब सारी बात थी इसमें। इसके अलावा तो
आज का वीडियो इतना ही रहेगा। मैं आपको थोड़ा जो कह सकते हैं जो आयोग हैं उनका एक बार अच्छे से रिवीजन और करवा देता हूँ। देखो, जो आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि एक 3 आयोग बने। पहला आयोग क्या बना था? एस के धर आयोग बना। एस के धर आयोग बना, ये कब बना था? ये बना था 1948 में, ठीक है। इसने 1948 में ये बना, इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या बोला कि भाषा का जो राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर ना होके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। असफल होगा क्योंकि अधिकांश लोग नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि लोग क्या कह रहे थे कि हमको तो भाषा के आधार पर अलग होना है। ये फेल हो गया। उसके बाद फिर क्या बनता है? फिर बनता है तुम्हारा ये जेबीपी समिति बनती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने भी यही बात को बोला कि भाषा के आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। अब ये बोलते ही क्या होगा? विद्रोह भड़क गया और दक्षिण भारत में गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने बोला कि मैं जब तक नहीं हटूंगा तब तक कि भाषा के आधार पर सरकार राज्यों का निर्माण ना कर दे। और 56 दिन भूख हड़ताल रही और उनका हो गया डेथ, ठीक है, डेथ हो गई उनकी। उसके बाद सरकार को फिर माननी पड़ी बात और मजबूरी में आकर क्या हुआ? 1953 में आंध्र प्रदेश जो मद्रास था उससे अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। यानी कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश बनते ही और जो राज्य थे उनकी मांग उठने लगी, तो क्या हुआ? फिर फजल अली आयोग बना 1953 के बाद, ठीक है। तो इसमें 3 लोग थे, हृदयनाथ कुजरू, KM पनिक्कर और फजल अली। इन्होंने इस बात को बोला कि ठीक है, अब हम प्रशासनिक सुविधा की बात को कैंसिल करते हैं, भाषा का आधार जो पुनर्गठन का जो आधार होगा वो भाषा ही होगी। लेकिन इन्होंने एक बात बोली, शर्त एक है कि हम एक भाषा एक राज्य को नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा का कंसेप्ट है उसको अस्वीकार कर दिया। इसको चलते चलते फिर क्या हुआ? इसने जब शब्द बोले कि इसमें राज्यों का होना चाहिए, लेकिन फाइनली क्या हुआ? फिर 1956 में पुनर्गठन अधिनियम बना और उस अधिनियम ने क्या हुआ? फिर राज्य उस तरीका से फिर बनते गए जो आज वर्तमान में आप देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू।